सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा कर लेंगे। क्या एक मेरे साथ बैठे हैं ओम प्रकाश किशोर साहब हैं। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ आवर किसान प्लेटफार्म जम्मू कश्मीर किसान तहरीक। सोहन लाल जी, a very senior leader of किसान मूवमेंट फ्रॉम रियासी। आज आपसे मिलने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जिसके नतीजे में महंगाई, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी खबर पूरे देश के सामने है। हमारे लिए एक हौसला कौन खबर है और मेरे ख्याल में एक बड़ा सबक भी है, एक लेसन है बड़ा पूरे देश के सामने और हमारे लिए भी। यहाँ वो है किसानों की एजुटेशन। 1 साल तक जो मुस्तैदी के साथ, एकता के साथ, पुरअमन तरीके से धूप में भी, बरसात में भी, ठंड में भी, गर्मी में भी, इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद, सरकारी काविशों के बावजूद भी, रोबदाब के बावजूद भी, वो तारीखी संघर्ष जो किसान ने मौजूदा दौर में पाए तकमील को पहुंचाया, मेरे पास अल्फाज की कमी है। मैं कैसे उन बहादुर किसानों को मुबारकबाद पेश करूं। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, और आज तक, अभी तक सरकार का रवैया जो रहा इस एजुटेशन के बारे में, क्या कुछ नहीं कहा गया इस एजुटेशन को गलत रंग से पेश करने का, बदनाम करने का और उनको तोड़ने का, दबाने का। सब हथियार आजमाए गए, लेकिन किसान ने एक बार फिर पूरे मुल्क के लिए एक दिशा मुकर्रर करने में तारीखी पहल की। और ये जो उन्होंने चैप्टर लिखा हमारी हिस्ट्री में, ये टेम्परेरी नवीयत का नहीं, आने वाले वक्त में भी ये फ़ायदेमंद रहेगा हम सबको। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो जनता है, मजदूर है, किसान है, मिडिल क्लास है, छोटे ताजिर हैं, छोटे मुलाजिम हैं, बेरोज़गार हैं, सब के लिए एक एनकरेजिंग सिग्नल है, सबक है। वो क्यों? आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा उन्होंने ही कहा कि हमारे बारे में फैसला करने वाले हमारे साथ मशवरा ना करें, हमें वो फैसला मंजूर नहीं। हमारी खेती के बारे में जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, होना तो ये चाहिए था कि अगर कहीं पर कोई कानून बनाना है एग्रीकल्चर के बारे में, किसानों के बारे में, तो रियासती असम्बलियाँ बनाए। लेकिन नहीं, ये अधिकार भी बीजेपी सरकार ने, ये हक भी छीन लिया रियासती असम्बलियों से, रियासती सरकारों से। और किसान ने कहा ये ज़मीन मेरी है, लड़कर मिली है, ये किसी ने मुझे फेवर नहीं किया है, खैरात दी नहीं। और इस पर
इसके प्रोड्यूस पर जो इस पर कमाई होगी, दान की कमाई होगी, फल की कमाई होगी, चावल की कमाई होगी, इसका अधिकार कोई बड़ा मगरमच्छ कॉरपोरेट नहीं करेगा। इसका अधिकार है खेती में काम करने वाले किसान का। आम लोग कहते हैं क्यों इतना, 1 साल क्यों ये लड़ाई? और आज ये सवाल दोहराया जा रहा है इस सरकार से, 1 साल जाया क्यों किया किसान का? 1 साल गलत बयानी क्यों की? देश को गलत क्यों बताया? न झुकने वाली सरकार और घुमंडी सरकार। किसान हक मांग रहा था, आपने क्या कुछ नहीं कहा, खालिस्तानी कहा, लेकिन हरियाणा का किसान निकला, कहा ये सिख का सवाल नहीं, ये मेरा सवाल भी है। यूपी का किसान निकला, उसने कहा मेरा सवाल है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आप जैसे बहुत पढ़े लिखे दोस्तों को याद कर लीजिए, 2014 के चुनाव से पहले शायद मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। किस साल में हुए थे एग्जैक्टली? दंगे हुए थे बड़े पैमाने पर, लोग अलग अलग हो गए थे, मुसलमान हिंदू का बंटवारा लगभग वहां हो गया उस इलाके में। ये किसान है जिसने अभी वहां महापंचायत करके उसी मुजफ्फरनगर में वहां राम का भी नाम, खुदा का भी नाम और वाहिगुरु का भी नाम लिया। ये सबक है हम सब के लिए। तोड़ने से देश चलेगा नहीं, जोड़ने से चलेगा। ये सबक है इस किसान एजिटेशन ने जो दिया हमें। और इसी वजह से आज यहां किसान की हालत क्या है, महंगाई का ये हाल है, ये मानते नहीं हैं। हमने कहा आपके पास रिसोर्सेज हैं। आज कितनी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, हमारे लिए, कि आज इतना बड़ा मुल्क हंगर लिस्ट में, जो वर्ल्ड इंडेक्स है, हंगर लिस्ट है भूख का, उसमें पहले सब में हमारे देश का नाम है। शर्म से सर झुकना चाहिए। इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी बातें, और अगर हमने कहीं तरक्की की है वो भूख में तरक्की की है। और एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, नए जॉब्स तो दूर की बात है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मुल्क को बताया जाए कितने जॉब्स ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जिनको जॉब छोड़ना पड़ा, धकेल दिया गया। आप अखबार हैं, आप देख लीजिए, यहां कई अखबारों में काम करने वाले जो आपके साथी थे, शायद आज काम नहीं करते हैं, डाउन साइज किया है हर अखबार ने। इंडस्ट्री का भी यही हाल है। आपने कहा था जॉब्स क्रिएट कर लेंगे हम। जॉब्स क्रिएट करने के बजाय आपने जो जॉब्स थे भी उनको भी डाउन साइज किया, उनको भी बेकार बना दिया। आज भी मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं, जो पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन की तादाद है, ये पैंडेमिक से पहले भी था, बढ़ रहा था। और बदकिस्मती से जो पॉवर्टी को इवेल्युएट करने का एक इदारा था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, वो आपने रखा नहीं। लेकिन फिर भी घर घर की कहानी है कि आज कोई बाजार जाए कुछ खरीदने के लिए, वो सकत कहां, वो ताकत कहां। आज मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आप भी बड़े अमीर घराने से नहीं हैं, मुश्किल से आपका भी ये कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए बाजार क्या है, कितना मंदा पड़ा है, इसीलिए खरीदारी नहीं हो सकती, परचेजिंग पावर नहीं रहा लोगों में।
व्यापारी भी घाटे में और खरीदने वाले के पास भी अब सकत नहीं। क्या ये दुरुस्त नहीं अगर किसी जगह किसी घर में एक मुलाजिम न हो, भुखमरी का शिकार होगा वो फैमिली? इतनी महंगाई है, ये हाल है मेरे भाई, अनएम्प्लॉयमेंट का ये हाल है। यहां तो चर्चा है कि भाई यहां का मुलाजिम लगे या बाहर का लगे। अरे कहां से लाओगे? ये झूठ की कहानियां कब तक चलेगी? हमारे एक गवर्नर साहब चले गए जिन्होंने कहा था 50,000 नौकरियां। पता नहीं जम्मू कश्मीरियों को तो शायद वहां वो वहीं से मैं आया उनको मिला नहीं, यहां कठुआ को मिला या रियासी को मिला या जम्मू को मिला। वो 50,000 में 30,000 मिले, यहां 20,000 मिले। यहां लंतरानियों से काम नहीं चलेगा। और आज भी ये हकीकत है, जो आपके पास स्टिमुलस पैकेजेस हैं, इस बहरान में रियायत दी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, लेकिन जो जरूरत था कि परचेजिंग पावर बढ़े, कुव्वत खरीद आम शहरी की बढ़े, हमने मांग की थी। ट्रेड यूनियंस ने, किसान मूवमेंट ने, बाकी संगठनों ने, भाई एक पैकेज दे दो आम लोगों को भी, जिसे हम कहते हैं कैश ट्रांसफर फॉर सम टाइम, ताकि वो कुछ सांस ले सके। पैसा कहां से लाएंगे? आज भी आप आदाद शुमार देख लीजिए, जो टैक्सेस है, टैक्सेस में सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से। ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, ये इसलिए नहीं झूठ फैला रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कीमतें बढ़ गई, नो, डाउन हो गई हैं। यहां एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया बहुत तेजी से, वो रेवेन्यू है सरकार के पास। और हमने कहा था पार्लियामेंट में, यार हमारे देश में जहां गरीबों की तादाद में इजाफा हो रहा है, वहां जो बिलियनर्स है उनकी तादाद में कितना इजाफा हुआ? पैंडेमिक में, इस मारामारी में कितना इजाफा हुआ उनकी दौलत में, उनकी तादाद में? ये बताओ देश को। और उन पर टैक्स लगा दो, उन मगरमच्छों पर। अरे उन्होंने कमाया पैसा इस देश से, अंबानी ने, अडानी ने और लोगों ने जो दौलत कमाई, खरबों दौलत, वो आसमान से नहीं आई, वो इसी जमीन से मिली, यहां के शहरियों की वजह से मिली। आज देश मुसीबत में है, देशवासी मुसीबत में है। टैक्स लगा दो, उनसे वसूली कर लो एक हिस्सा, ताकि हम यहां के आम लोगों को पैकेज दे सकें, उनके कुव्वत खरीद में इजाफा कर ले। तब जाकर बाजार भी चल सकता है, तब जाकर मुल्क भी चल सकता है, तब जाकर महंगाई पर कुछ कुछ कंट्रोल भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, यारी है निभानी, दोस्ती निभानी है अडानी के साथ, अंबानी के साथ। अब जो भी हमारे पास एसेट्स थे मुल्क में, रेलवे का, एयरपोर्ट्स का, बैंक्स का, इंश्योरेंस का, पोर्ट्स का, वो सारे के सारे बेच डालो। ये तरक्की की है इस सरकार ने। इनके वक्त में ये नहीं हुआ जो इन्होंने कहा था पैसा बाहर के बैंकों में है वापस लाएंगे, वो नहीं, बल्कि जो हमारे पास आम रेल जिस पर गरीब लोग चलते थे उसको हवाले कर लो मगरमच्छों के, ताकि वो मनमानी से उसमें किराए में इजाफा कर लें। और हमारे एयरपोर्ट्स, तो बहरहाल हम इतना ही कहेंगे। क्या मैं आया हूं आज यहाँ आपकी वसातत से, आपने मुझे बहुत प्यारा, आप मुझे ये कोई नहीं कह सकता है कि ये वो है ये है, मैं आपका हूं, आप मेरे। मैं अपने आवाम से कहना चाहता हूं आपकी वसातत से, जम्मू के लोगों को, आपकी दर्द मेरी दर्द है और मेरी दर्द भी आपकी दर्द है। दर्द का कोई धर्म नहीं मेरे भाई, दर्द का कोई रंग नहीं।
भूख का भी कोई रंग नहीं, ये मुसलमान की भूख है, हिंदू की भूख है, ब्राह्मण की भूख है, दलित की भूख है। अरे यार, भूख भूख है। वो नौजवान जिसने पीएचडी, जिसने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की है, उसके पास क्लास 4 की नौकरी आज नहीं। उससे कह दो ये दर्द क्या है, इसका रंग क्या है। और इसी वजह से यहां पर भी जो हुआ, जो आपको मालूम है, उस पर आज मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता हूं। लेकिन हमारी नजर में ये जो किसानों ने अभी कहा कि हमारे बारे में कानून बना हमारे पूछे बिना, मैं आज यही दोहराना चाहता हूं, जम्मू के बारे में, कश्मीर के बारे में, लद्दाख के बारे में जो किया गया, न जम्मू से पूछा गया, न कश्मीर से पूछा गया, न लेह से पूछा गया, न करगिल से पूछा गया। अरे हम हैं स्टेक होल्डर्स, हमसे पूछो। और आज हालत ये है, रोशनी एक्ट, और उसमें हता कि मेरी राय उस वक्त को असेंबली में क्या थी वो रिकॉर्डेड है। मैंने उस वक्त भी कहा मगरमच्छों को जमीन मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन जो गरीब लोग हैं गांवों में, जिनके पास काश्त चराई है, शामिलात है, उन पर उनका अधिकार छीनने का कोई तरीका, कोई हक सरकार को होगा नहीं। इनको जमीन मिलनी चाहिए। वो पुश्तनी जमीन है उनके साथ, अगर आप में से कोई खेती करने वाला हो। अब हैरान हूं मैं, हाई कोर्ट ने फैसला किया तो सरकार लगी डंडा हाथ में लेकर, क्योंकि इस सरकार के पास ज्यादा डंडा चलता है, और कठुआ से लेकर उड़ी तक जहां भी कोई छोटा किसान, छोटी जमीन वाला, उसके पास शामिलात की जमीन है, काश्तराई की जमीन है, पुश्तनी जमीन है, जनरेशन से उसको आज बेदखल किया जा रहा है। हाहाकार मचा है। और खुद इस सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर की है अदालत आलिया में कि तब तक इसका आज से नौ जायजा लिया जाना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, जम्मू कश्मीर सरकार की वकालत भी करते हैं, एक एसएलपी के मौके पर उन्होंने बताया, वहां माता साहब ने, जब तक रिव्यू पिटीशन का फैसला होगा नहीं, तब तक किसी भी किसान को जमीन से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जा सकता। आज क्या हाल है। और इसी तरीके से हमारे, मैं आखिर पर एक लफ्ज बताऊंगा, ये बहुत जरूरी है मेरे भाई, नोट कर लीजिए। मैं ऑनरेबल एलजी साहब से पूछना चाहता हूं, आपने तो बड़े ऐलानात किए कि हम लोकल सेल्फ गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस खड़ा कर लेंगे, डीडीसी के चुनाव, 3 टायर सिस्टम लागू कर लेंगे। अच्छा कदम था, इसी वजह से हमने खैर मकदम किया, पार्टिसिपेट भी किया। एलजी साहब, एक ही चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपने कहा था डीडीसी काउंसिल, पंचायती इदारे, उनको बाइख्तियार बनाएंगे ताकि डेवलपमेंटल प्रोसेस में लोगों के नुमाइंदों की शिरकत हो। आज पूछ लीजिए उनका हाल क्या है। पंजरे में बंद हैं, बेइख्तियार हैं, छोटा मुलाजिम भी उनको पूछता नहीं, उनके साथ डेवलपमेंटल एक्टिविटी में कोई मुशावरत नहीं। एम्पावर करने के लिए आपने कहा था। मैं आखिर में अपील कर लूंगा एलजी साहब, देर ना हो जाए, ये पौधा जो आपने लगाया पंचायती राज सिस्टम कायम करने का, ये सूख रहा है, कहीं ये बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए, देर ना हो। मेरी गुजारिश है आपसे एलजी साहब, जो आपने पौधा लगाया है,
इसकी तरफ ध्यान दे दीजिए, उनके साथ बात कर लीजिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए कदम उठाइए, ताकि ये तजुर्बा भी नाम का ही तजुर्बा ना रहे। ये हमारी गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, दो सवाल है आपसे। हाँ, कि जहाँ तक ये कदम अच्छा था और इसी वजह से लोगों ने शदमत, कश्मीर में भी, जम्मू में भी, हर सतह पर लोगों ने शिरकत की, ये उम्मीद लेकर ताकि गाँव में भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी शुरू हो और उनके नुमाइंदे वो इस डेवलपमेंटल प्रोसेस में शरीक होकर इसमें तब्दीली लाए आवाम की खातिर। आज आप कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन, आप जैसे सीनियर जर्नलिस्टों से मेरी अपील है, आप उनसे राबिता कायम करके पूछिए क्या जो मकसद था आपको एम्पावर करने का, आपको शामिल करने का डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में, डिसीजन मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, क्या ये सही है कि कुछ नहीं हो रहा है और आपको इग्नोर किया जा रहा है? न घर के रहे न घाट के रहे, ये मिसाल बन रही है। और इसी वजह से मैं ये मुतालबा करता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब से, बड़े बड़े ऑर्डर निकलते हैं सेक्रेटरीट से, कम से कम जो आपने पहले कदम उठाया है डीडीसी चुनाव के, पंचायती चुनाव के, चीफ सेक्रेटरी साहब अपने डीसीज को, डिविजनल कमिश्नर को, डायरेक्टर्स को ये कह दीजिए कि वो कम से कम एक एक डिस्ट्रिक्ट का जायजा ले। ये जो काउंसिलर्स बने हैं, पंचायत बने हैं, सरपंच बने हैं, उनके साथ मीटिंग कर लें, उनकी राय को सुने, उनके जो खदशात हैं उनको दूर करने की कोशिश कर लें। ये अच्छा रहेगा, इंस्टीट्यूशन जिंदा रहेंगे और जो आपने कदम उठाया एलजी साहब ने, उसमें लगेगा कि लोगों को कुछ फायदा मिला। गुजारिश करना, किलिंग्स बहुत अफसोसनाक है और सीपीएम अभी कहीं सरकार में है नहीं जो आपके सवाल का जवाब दे। मैंने सुना है कि यहाँ जो आप नज़दीकी, अगर आप जाएंगे बॉर्डर पर, कई सालों से शेलिंग चल रही थी। किसान जानते हैं उधर भी इधर भी क्या हालत थी। सीज फायर हुआ, कैसे हुआ? चाहे दो सरकारें, दो फौज के लोग आपस में बात किया है। अगर ऐसी बात हो जहां से हमारी तकलीफ में कमी आ जाए, जम्मू में, कश्मीर में, ये तो अच्छी बात है। और ये भी सही है कि सुना है कि यहाँ के एनएसए साहब, वहाँ के एनएसए कहीं तीसरे मुल्क में मिले, वो भी अच्छी बात है, हमें कोई उसमें गिला नहीं। लेकिन बातचीत हो और ऐसी बातचीत को आगे बढ़ाया जाए जहां जनता को वहां भी और यहां भी राहत मिले, वही हमारी मांग रहेगी, वही हमारी गुजारिश रहेगी। आपको लगता है कि टेररिज्म को पहले बंद करना पड़ेगा पाकिस्तान? अब क्यों यार टेररिज्म, आप बात क्या करेंगे फिर? ये जो अभी यहाँ सीज फायर, गोली चल रही थी उधर भी इधर भी, तभी बात हुई ना। इस सवाल को लेकर यार हम दोनों मुल्कों को गोली बंद करनी चाहिए। अगर दोनों मुल्क गोली नहीं चलाते तो फिर सीज फायर करने की जरूरत क्या थी? इस सवाल को भी आपस में बातचीत के जरिए बातचीत करें, उनको कहे भाई अगर आप करते हैं जैसा कि कहा जा रहा है, ये बंद करो। तो ये गुजारिश है, सवाल ये नहीं है। हमारा मुल्क एक बड़ा मुल्क है और हमारे मुल्क में इतनी कमजोरी नहीं है कि वो किसी भी मुल्क से बातचीत करने में झिझक जाए। ये अटल जी ने बातें की है, बस ले ली है, वहाँ मोदी साहब वहाँ वेडिंग सेरेमनी में भी गए और जगहों पर भी हमारे एनएसए मिलते रहते हैं। तो ये सवाल नहीं है, सवाल ये है ये किलिंग्स बंद होनी चाहिए। और ये जो दावा किया था इन्होंने, होम मिनिस्टर साहब ने, कि 370 की वजह से सब कुछ हो रहा है, हटा दिया। और ये भी कहा नॉर्मल सी आई है। वो नॉर्मल सी, उसका एड्रेस तो हमें बताएं। क्या नॉर्मल सी यही है? सरकार को जिम्मेदारी संभालनी चाहिए मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।